एक पुलिसमैन की बेटी का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करके एक आदमी को कातिल साबित करके जेल में डाल देते हैं, पर विक्टिम के पिता को किसी और पर शक होता है। वो अपना अलग ही इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। उसे जिस पर शक है, क्या वही असली कातिल है? क्या पुलिसमैन अपनी बेटी के कातिल के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर पाता है? असली कातिल कौन है, ये समझाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलते हैं कई खतरनाक मोड़ लेने वाली इस इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है काउंटर इन्वेस्टिगेशन, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। ये एक फ्रेंच मूवी है दोस्तों। मूवी की शुरुआत में कुछ पुलिस गार्ड्स को दिखाते हैं। एक टीम गन्स वगैरह उठाकर एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। वहां वो एक आदमी को पकड़ लेते हैं। इसी वक्त एक घर में रिचर्ड नाम का एक पुलिस ऑफिसर अपनी बेटी क्लेयर के साथ बाहर जाने के रेडी हो रहा होता है। क्लेयर खुश होकर अपना बेस्ट ड्रेस पहनना चाहती है। तभी रिचर्ड की वाइफ एमिली, जो कि एक डॉक्टर है, वो कॉल करके पूछती है कि बेटी को साइकिलिंग पे लेके गया या आज भी कोई काम आ गया। रिचर्ड कहता है, मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, लेकिन हमारी लाडली तो ऐसे मेकअप कर रही है जैसे साइकिलिंग नहीं कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही है। एमिली को इमरजेंसी केस आया होता है तो वो इनके साथ नहीं आ पाती। क्लेयर रेडी होकर आ ही जाती है। रिचर्ड पूछता है कि इतना सज धजने की क्या जरूरत है? क्लेयर कहती है कि पापा ये स्पोर्ट्स है, आप बूढ़े हो गए इसलिए आज के फैशन को आप नहीं जानते। ठीक है मेरी माँ, आप चले। और तभी रिचर्ड को एक कॉल आता। दरअसल वो आदमी जिसे पुलिस ने कस्टडी में लिया था वो रिचर्ड का फ्रेंड है और वही रिचर्ड को कॉल कर रहा है। रिचर्ड पूछता है, अबे कर क्या दिया तूने इस बार? वो कहते हैं कि यार सिर्फ 200 गरम नशीले पदार्थ बेचा था, उसके लिए मुझे पकड़ लिया तुम्हारे डिपार्टमेंट ने, प्लीज आकर बात कर यार। रिचर्ड भी कहता है कि यार तू भी ना मेरा नाम बदनाम करवा के ही रहेगा, ठहर मैं आता हूँ। अब इस पर क्लेयर डांटती है कि पापा आप हमेशा ऐसा करते हो। फिर रिचर्ड उससे बहुत विनती करता है कि देखो मुझे कोई जरूरी काम आ गया है, बस मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा और तुम्हें साइकिलिंग पर जरूर लेकर जाऊंगा। ये कहकर वो निकल जाता है और क्लेयर अपने कंप्यूटर पर किसी चैट वेबसाइट पर अपने फ्रेंड से बातचीत करने लग जाती है। उसका फ्रेंड जिसका नाम डैमियन है, वो कहता है कि अगर फ्री हो तो जंगल के पास आ जाओ। क्लेयर भी बहुत बोर हो जाती है तो डैमियन से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। यह है उसका फ्रेंड डैमियन। इस उम्र में सिगरेट फूंक रहा है। खैर वहां रिचर्ड अपने दोस्त को पर्सनल बेल पर छुड़ा देता है। जब वो घर लौटता है तो क्लेयर नहीं होती। रिचर्ड एमिली को कॉल करके कहता है कि क्लेयर न जाने कहां चली गई, अब पर तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। और तभी रिचर्ड के फ्रेंड जोसेफ का कॉल आता है, जो खुद भी एक पुलिस ऑफिसर है। वो रिचर्ड को क्लेयर के बारे में कुछ बताता है, जिसे सुनकर रिचर्ड के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वो उसी स्पॉट पर तुरंत पहुंच जाता है। वहां क्लेयर लहूलुहान हालत में होती है और उसे एम्बुलेंस में चढ़ा रहे होते हैं। उसे बेरहमी से अब्यूज करके बुरी तरह पीटा गया है, जिसकी वजह से बेचारी मर चुकी है। रिचर्ड की तो दुनिया ही बिखर जाती है और वो बहुत रोता है। वो क्लेयर को देखना चाहता है पर जोसेफ उसे बहुत मुश्किल से रोकता है। पूरा डिपार्टमेंट अब कातिल के पीछे लग जाता है, क्योंकि अगर किसी की इतनी हिम्मत है कि एक पुलिस ऑफिसर की बेटी के साथ ऐसा करे तो वो किसी भी लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। क्लेयर के फ्यूनरल में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन किसी की समझ में नहीं आता कि वे इस कपल को कैसे दिलासा दे। रिचर्ड और एमिली से दुख बर्दाश्त नहीं होता। कुछ ही दिनों में पुलिस इस केस में एक आदमी को अरेस्ट कर लेती है। इंटेरोगेशन में पता चलता है कि जिस जगह पर क्लेयर अपनी फ्रेंड डैमियन से मिलने गई थी वहां पर ये आदमी भी मौजूद था। पुलिस को इसी पर शक है, लेकिन ये कबूल नहीं करता कि इसने कातिल किया है। अपनी बेटी का केस रिचर्ड ले नहीं सकता। लेकिन जब रिचर्ड को पता चलता है कि कातिल को अरेस्ट किया गया है तो वो सीधे इंटेरोगेशन रूम में आकर उस आदमी को शूट करने वाला होता है, लेकिन सभी उसको रोक देते हैं। वो रिचर्ड को समझाते हैं कि हम इसे सजा जरूर दिलवाएंगे, लेकिन तुम इसे शूट करने की बेवकूफी मत करना। एमिली के बारे में सोचो, तुम्हारे बगैर उसका क्या होगा। अब इस सस्पेक्ट के खिलाफ पुलिस के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं होता। उनके पास सिर्फ इस बात का प्रूफ ही है कि घटना के वक्त उस जगह पर यह आदमी मौजूद था। इसी के आधार पर पुलिस डिपार्टमेंट अपना इन्फ्लुएंस यूज करके इस आदमी को जेल की सजा दिलवा देता है। 1 साल के बाद वो सस्पेक्ट जिसे कातिल बताया गया था वो अपने केस को रीअपील करता है। इस आदमी का नाम है डैनियल। डैनियल का लॉयर कहता है कि पुलिस ने सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर मेरे क्लाइंट को कातिल बताकर सजा दे दी है, तो क्या उस वक्त जो जंगल में था उसे कातिल बता देती पुलिस? ये सरासर नाइंसाफी है। अब इस केस में जब जजेस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते तो वे जूरी की मदद लेते हैं। जूरी इस केस को समझकर ये फैसला सुनाते हैं कि डैनियल ही कातिल है। इस वजह से डैनियल को फिर से जेल हो जाती है। अब डैनियल को 30 या कम से कम 22 साल जेल में सड़ना पड़ेगा। अब जोसेफ, जिसने इस केस को इन्वेस्टिगेशन करके क्लोज किया था, उसे दूसरे शहर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो रिचर्ड से विदा लेकर निकलता है। वहाँ जेल में डैनियल एक लेटर लिखता है कि यह जगह बुरे लोगों के लिए है, मेरे रहने की जगह नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की। इस तरह एक लंबा लेटर लिखकर न जाने उसे क्या सोचता है, वो उसे रोल करके एक जगह छिपा देता है। फिर वो रिचर्ड के लिए एक और लेटर लिखता है। जब रिचर्ड को लेटर मिलता है तो वो उसे पढ़ने लग जाता है। उसमें लिखा होता है,
मुझे पता है आप मुझ पर इतना गुस्सा होंगे कि मुझे मार डालना चाहते होंगे। आपकी बेटी के साथ जो हुआ उसके बाद आपकी क्या हालत हुई होगी ये मैं समझ सकता हूँ। बस इतना पढ़ते ही रिचर्ड गुस्से में उसे फेंक देता है। पर तभी एमिली की आहट आती है तो रिचर्ड उस लेटर को लेकर एक कमरे में चला जाता है। फिर वो आगे पढ़ता है, मुझे पता है कि आप मुझे ही अपनी बेटी का अब्यूजर और कातिल समझ रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि कातिल आज भी आजाद घूम रहा है। मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने मुझे जेल में बंद कर दिया। कभी न कभी तो आपको असली कातिल का पता चल ही जाएगा, तब आप मेरी बात को समझेंगे। रिचर्ड जैसे तैसे अपनी लाइफ जी रहा होता है। 1 साल बीत जाता है और रिचर्ड एक दिन अपनी कार में बैठा होता है। तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है कि एक साइको कातिल जो छोटे बच्चों का कत्ल करता था वो पकड़ा गया। अब रिचर्ड को शक होता है कि कहीं इसने तो क्लेयर को मार नहीं डाला। जेल में डैनियल को एक लड़की का लव लेटर मिलता है। यहाँ रिचर्ड अपने सीनियर ऑफिसर से उस साइको कातिल को इंटेरोगेट करने की परमिशन मांगता है। सीनियर ऑफिसर उसे परमिशन दे देता है। अब रिचर्ड जाता है दूसरे शहर जहां उस साइको को अरेस्ट करके रखा हुआ है। इत्तेफाक से उसी शहर में जोसेफ भी ट्रांसफर लेकर गया था। वो रिचर्ड को साइको कातिल जिसका नाम गब्रिएल है उसकी फाइल ला कर देता है। यहाँ डैनियल को दिखाते हैं तो वो उस लव लेटर को पढ़ने लगता है। उस लड़की ने लिखा होता है कि मैं जानती हूँ तुम निर्दोष हो, तुम फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हें न्याय मिलेगा। अब जाकर डैनियल को थोड़ी शांति मिलती है कि कोई तो उस पर विश्वास करता है। यहाँ रिचर्ड गैब्रिएल की फाइल स्टडी करके सीनियर ऑफिसर को बता देता है कि गैब्रिएल का किलिंग पैटर्न मेरी बेटी के कातिल से एकदम मैच करता है, इसलिए मुझे लगता है कि असली कातिल डैनियल नहीं बल्कि गैब्रिएल है। इतना ही नहीं, गैब्रिएल की कजन का घर उस जगह के पास में है जहां मेरी बेटी की लाश मिली थी। इसके बाद रिचर्ड गैब्रिएल की कजन जिसका नाम जोज है उसके घर जाकर पूछताछ करता है। वो बताती है बचपन में गैब्रिएल का बाप उसे बहुत टॉर्चर करता था, इस वजह से उसके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। शायद इसी वजह से वो इस तरह के वायलेंट क्राइम्स कर रहा है। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन 21 जून को वो कहाँ था? जोस कहती है वो मेरे घर में था, शायद बीच में जंगल के अंदर भी कहीं गया था। फिर अगले दिन यानी जून 22 को वो हॉस्पिटल भी गया क्योंकि उसके सर में बहुत दर्द था। जोस रिचर्ड को गैब्रिएल के डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी देती है। अब रिचर्ड जोसेफ को कॉल करके कहता है कि हमें क्लेयर का केस रीओपन करना पड़ेगा। मुझे अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए, लेकिन मैं डैनियल जैसे बेगुनाह को जेल में सड़ते हुए नहीं देख सकता। मुझे क्लेयर के असली कातिल का पता लगाना है और उसे कैसे भी करके सजा दिलवानी है, कठोर सजा। डैनियल रिचर्ड को कई लेटर्स भेजता है। रिचर्ड उन सबको पढ़ता है लेकिन किसी का जवाब नहीं लिखता, पर वो सारे लेटर्स अपने टेबल ड्रॉर में संभाल कर रखता है। अब यहाँ एमिली को दिखाते हैं जो कि एक डॉक्टर है। वो अपनी बेटी की मौत के इतने समय बाद भी उसे भूल नहीं पाती और एक ऑपरेशन के दौरान चीफ डॉक्टर उसे डांटता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। वो परेशान होकर घर आ जाती है और रिचर्ड को बताती है कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया। रिचर्ड भी कह देता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। रिचर्ड का पूरा शक अब गैब्रिएल पर होता है। गैब्रिएल को इंटेरोगेट किया जाता है, जिस दौरान पता चल जाता है कि मौके वारदात पर गैब्रिएल उसी वक्त मौजूद था जब क्लेयर का कत्ल हुआ था। फिर उसे क्लेयर का फोटो दिखाते हैं तो वो कहता है मैंने कई बच्चों को मारा लेकिन इस बच्ची को तो मैंने कभी देखा तक नहीं। वे बार बार पूछते हैं लेकिन वो यही जवाब दोहराता है। अब इसके खिलाफ भी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं होता कि इसी ने क्लेयर का कत्ल किया। तो रिचर्ड अब सीन ऑफ क्राइम पर बैठकर सोचता है कि यहाँ क्या क्या हुआ होगा। क्लेयर अपने दोस्त से मिलने आई होगी और बातें करने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए होंगे और तभी कातिल ने क्लेयर को देखा होगा और उसे अब्यूज करके कत्ल कर दिया। तभी रिचर्ड को पीछे से कोई आवाज आती है। वो एक हुडी पहने हुए आदमी को देख लेता है और उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है। रिचर्ड उसे मार नहीं लगता है तो वो कहता है कि सर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आने वाले लवर्स को देखकर अपना जी बहला लेता हूँ। रिचर्ड उसे मारकर भगा देता है। अब वो घर आता है तो डैनियल ने फिर कुछ लेटर्स भेजे होते हैं, लेकिन इस बार रिचर्ड उसे जवाब लिखता है कि मुझे पता है तुम इनोसेंट हो। पुलिस ने एक साइको कातिल को पकड़ा है और मुझे पूरा यकीन है कि उसने मेरी बेटी को मारा होगा, लेकिन वो कन्फेस नहीं कर रहा है और हमारे पास इसका कोई एविडेंस भी नहीं कि उसने क्लेयर को मारा। मुझे माफ कर दो क्योंकि बिना कोई गलती किए तुम्हें जेल में सजा भुगतनी पड़ रही है। बस इसी बात का डैनियल को इंतजार था। अब उसे शांति मिलती है कि विक्टिम का पिता उसे बेगुनाह मानता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो किसी भी तरह खुद को बेगुनाह साबित कर सकता है। अगले ही दिन वो अपने लॉयर को बुलाता है और उसे एक लेटर देता है। लॉयर कहता है कि इसे तो तुम जेल से भी भेज सकते हो। डैनियल कहता है कि मेरे सारे लेटर्स जेलर पढ़ता है, उसके बाद ही उन्हें पोस्ट किया जाता है, लेकिन ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए पर्सनल लेटर है, इसे प्लीज आप खुद जाकर पोस्ट कीजिए। अब रिचर्ड उस डॉक्टर से मिलता है जिसने गैब्रिएल का सर दर्द ट्रीट किया था। रिचर्ड उसे प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है तो वो तुरंत पहचान जाता है कि मैं इस पेशेंट को जानता हूँ, पर मुझे तो टीवी पर देखकर पता चला कि ये इतना खतरनाक कातिल है जो बच्चों को भी नहीं छोड़ता। मैंने आपको भी टीवी में देखा था। आई एम सॉरी आपकी बेटी के साथ इतना बुरा हुआ। रिचर्ड कहता है कि मुझे शक है गैब्रिएल ने ही मेरी बेटी को मार डाला होगा, लेकिन मुझे कोई एविडेंस नहीं मिल रहा। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा शक जायज है, लेकिन मैं तुम्हें गैब्रिएल के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ।
ये कहकर वो रिचर्ड को घर के अंदर लेकर जाता है। वो क्या बताना चाहता है ये फिलहाल हमें नहीं दिखाया जाता। फिर रिचर्ड एक न्यूज चैनल में जाकर कोई न्यूज फ्लैश करने को कहता है। रिचर्ड बहुत रिक्वेस्ट करता है तो वे मान जाते हैं। फिर रिचर्ड घर आता है तो न्यूज चैनल में फ्लैश करते हैं कि क्लेयर का कातिल डैनियल नहीं बल्कि गैब्रियल है, जो हाल ही में पकड़ा गया है। और अब क्लेयर का पिता यानी पुलिस ऑफिसर रिचर्ड इस केस को रीओपन कर रहा है। ये सुनकर एमिली कहती है कि ये बात तुमने मुझसे क्यों नहीं बताई। रिचर्ड उसे लाख समझाता है कि तुम पहले से क्लेयर के बारे में सोचती रहती हो, इसलिए मैं इस केस के बारे में तुम्हें बताकर तुम्हारा दिल और नहीं दुखाना चाहता था। पर एमिली नाराज हो जाती है। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में सीनियर ऑफिसर रिचर्ड को डांटता भी है कि क्लोज्ड केस को तुम फिर से ओपन क्यों करना चाहते हो। चलो मान भी लिया कि डैनियल इनोसेंट है और क्लेयर को गैब्रियल ने मारा, लेकिन गैब्रियल अपना गुनाह कबूल कहाँ कर रहा है। यहाँ तक कि वो अपने सारे गुनाह कबूल कर रहा है, लेकिन तुम्हारी बेटी को उसने मारा ये तो वो साफ साफ इनकार कर रहा है। सर यही तो उसकी ट्रिक है सर। लेकिन रिचर्ड एविडेंस भी तो नहीं है। और इनकी बातों के बीच ही सीनियर ऑफिसर को एक कॉल आता है। एक औरत इन्हें गैब्रियल के बारे में कुछ बताना चाहती है। वे उस औरत से मिलते हैं जिसका नाम है जूलिया। वो बताती है कि मेरी एक आदत है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ जो कुछ भी देखती हूँ उसकी ड्राइंग बनाकर रखती हूँ। जून 21 को मैं उस जंगल में गई, वहाँ मैंने गैब्रियल को देखा था। अब सीनियर ऑफिसर कहता है कि ये तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताया जब क्लेयर का केस इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। जूलिया कहती है मैं बताने वाली थी, लेकिन तब तक पता चला कि पुलिस कातिल को अरेस्ट कर चुकी है। तो मैंने सोचा कि शायद मैं गलत थी और डैनियल ही असली कातिल होगा, इसलिए उस समय मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन मैंने न्यूज में देखा कि गैब्रियल पकड़ा गया है, लेकिन पुलिस के पास क्लेयर के केस के लिए कोई ठोस एविडेंस नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद करनी चाहिए। सीनियर बार बार पूछता है क्या तुम कोर्ट में गवाही दोगी। वो कहती है हाँ, एक छोटी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए मैं कहीं पर भी सच बताने को तैयार हूँ। अब रिचर्ड कॉन्फिडेंटली क्लेयर का केस रीओपन करता है, उसकी रीअपील करने की तैयारी करता है ताकि वो डैनियल को जेल से छुड़ा पाए। घर पर एमिली रिचर्ड का टेबल ड्रॉर खोलकर डैनियल के लिखे हुए लेटर्स को देख लेती है और उन्हें पढ़कर वो टेंशन हो जाती है। वो रिचर्ड से पूछती है क्या उस कातिल के इन्हीं लेटर्स को पढ़कर तुम्हें उस पर दया आ गई और इसलिए तुम उसे इनोसेंट कह रहे हो। ये सब करके तुम दोबारा मुझे अपनी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी की याद दिला रहे हो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये कहकर वो अपना बैग पैक करके घर से चली जाती है। रिचर्ड भी उसे रोकता नहीं और अब अचानक मूवी की शुरुआत वाले सीन को दिखाते हैं। रिचर्ड क्लेयर के साथ साइकिलिंग जाने के लिए तैयार है। तभी उसका दोस्त जो नशीले पदार्थ बेचता है वो कॉल करके रिचर्ड से मदद मांगता है, लेकिन इस बार रिचर्ड कॉल कट कर देता है और क्लेयर से कहता है कि चलो बेटी साइकिलिंग के लिए चलते हैं। पर क्लेयर कहती है कि सॉरी पापा मैं नहीं आ पाऊंगी। रिचर्ड पूछता है क्यों बेटी। क्लेयर कहती है मैं तो मर चुकी हूँ पापा। और तभी अचानक रिचर्ड की नींद खुलती है। वो सपना देख रहा था। अगले दिन वो अपनी सास को कॉल करके पूछता है क्या एमिली वहाँ आई है। वो झूठ बोलती है कि वो तो नहीं आई। फिर वो कहती है कि बेटा मुझे पता है कि तुम जो भी करोगे वो ठीक ही करोगे। और अब कोर्ट में होती है हेयरिंग शुरू। जूलिया गवाही देती है कि मैंने इस आदमी को यानी गैब्रियल को उस दिन जंगल में देखा था। इस पर गैब्रियल कहता है कि मैं अक्सर वहाँ टहलने जाता था क्योंकि मुझे वो जगह बहुत ही पसंद थी, शायद तब इस लड़की ने मुझे देखा होगा। अब गैब्रियल से पूछा जाता है कि क्या तुम्ही ने उस छोटी लड़की का कत्ल भी किया था। गैब्रियल कहता है कि देखिए मैं बार बार कह चुका हूँ कि मैंने उस बच्चे को कभी देखा तक नहीं, और जब मैं बाकी सारे कत्ल को कबूल कर रहा हूँ तो उस बच्चे का कत्ल कबूल करने में मेरा क्या जाएगा। लेकिन मैं इसलिए कबूल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको मारा नहीं। अब इसका लॉजिक भी सभी को ठीक लगता है। क्या आपको भी इसकी बात सच लगती है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जूरी का डिसीजन फाइनल होता है। वे क्लेयर के केस की डिटेल्स डिस्कस करके बताते हैं कि डैनियल के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस न होने के कारण उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। डैनियल बहुत ही खुश होता है कि आखिर उसे बेगुनाह साबित कर दिया गया। रिचर्ड उसके लिए खुश जरूर होता है, लेकिन अब भी वो अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला पाया। डैनियल अपने जेल सेल में चीजें पैक कर रहा होता है क्योंकि वो आजाद होने वाला है। तब वो उस लेटर को निकालता है जो उसने छुपा कर रखा था। वो आराम से बैठकर उसे पढ़ने लगता है और यहाँ पर हमारे सर पर पहाड़ टूटने जैसा एक ट्विस्ट रिवील होता है। उसमें डैनियल ने लिखा होता है कि मैंने 2 लड़कियों को अब्यूज करके खत्म कर डाला, तीसरी तुम्हारी बेटी थी रिचर्ड। मैंने उसे अब्यूज भी किया और उसे इतना मारा कि उसकी चीखें सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। इस तरह और भी कई घिनौनी बातें उसने उसमें लिखी होती हैं। दरअसल रिचर्ड की बेटी क्लेयर के साथ जो बुरा हुआ वो सब डैनियल ने किया था, लेकिन इसने ये लेटर रिचर्ड को भेजने के बजाय छुपाकर क्यों रखा? दरअसल ये साइको है और ये जानता था कि अगर वो रिचर्ड को ये लेटर भेजता भी तो इसे जेल वार्डन पढ़ लेता और रिचर्ड को कभी नहीं भेजता। इतना ही नहीं, उसके साइको दिमाग में ये बात बैठ गई कि मैं विक्टिम के बाप को ही अपने लेटर्स के जरिए साइकोलॉजिकल मैनिपुलेट करूंगा और खुद को निर्दोष साबित भी करूंगा। फिर इसने एकदम भले आदमी की तरह रिचर्ड को लेटर पे लेटर लिखता गया कि मैं इनोसेंट हूँ। एन वक्त पर गैब्रियल के बारे में भी खबर फैली तो इसने उस
इस बात का पूरा फायदा उठाया। इसकी हर चाल से बेखबर रिचर्ड ने अपनी बेटी के कातिल को ही रिहा होने में मदद कर दी। वो बेचारा अभी गैब्रियल को ही क्लेयर का कातिल मान रहा है। अब डैनियल एकदम संत जैसे शांत एक्सप्रेशन के साथ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा है कि मुझे भगवान पर विश्वास है और भगवान ने ही मुझे न्याय दिलाया है। फिर डैनियल अपनी लवर से मिलता है जो उसे लेटर्स भेजा करती थी। ये कोई और नहीं जूलिया है, जिसने गैब्रियल के खिलाफ गवाही देकर डैनियल को इनोसेंट साबित करने में मदद की है। डैनियल ने उस दिन अपने लॉयर को जो पर्सनल लेटर दिया था वो जूलिया के लिए था। उसमें डैनियल ने लिखा था कि तुम पुलिस को कॉल करके गैब्रियल के खिलाफ उन्हें भड़काओ और उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दो, तभी मैं बाहर आ पाऊंगा। जूलिया अब भी इसे इनोसेंट मानती है और सोचती है कि पुलिस ने जानबूझकर इसे कातिल बताकर सजा दिलवाई है। वो नहीं जानती कि क्लेयर का असली कातिल यही है। जूलिया कहती है कि मुझे कोर्ट में झूठ बोलकर बहुत बुरा लग रहा है। डैनियल कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ और तुमने मुझे छुड़ाने में मदद की है। कभी कभी सच्चाई को बचाने के लिए हमें झूठ भी बोलना पड़ता है और तुम वो लेटर्स मुझे दे दो जो मैंने जेल से तुम्हें भेजे थे। अगर पुलिस को पता चल गया तो उन्हें शक होगा। ये कहकर वो जूलिया से अपने सारे लेटर्स ले लेता है और इस तरह अपने क्राइम का ये आखिरी एविडेंस भी वो मिटा देता है। अब वो मजे से पेरिस में सेटल होने जा रहा है। वो रिचर्ड को कॉल करके कहता है कि पेरिस जाने से पहले मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। रिचर्ड उसे अपने घर आने को कहता है। वो भी आ जाता है। बेचारा रिचर्ड उसे ड्रिंक भी ऑफर करता है। डैनियल कहता है कि अगर आप नहीं होते तो मैं इनोसेंट होकर जेल की सजा काट रहा था। थैंक यू। क्या मैं आपकी बेटी का बेडरूम देख सकता हूँ? रिचर्ड पूछता है क्यों? डैनियल कहता है मैंने आपकी बेटी को नहीं देखा है, इसलिए मैं कम से कम उसका कमरा देखना चाहता हूँ। रिचर्ड भी उसे क्लेयर के कमरे में लेकर जाता है। दरअसल डैनियल अपने ईगो को खुश करना चाहता था कि ये देखो, मैं अपने ही विक्टिम के घर पर उसके पिता के साथ उसी के कमरे में आ गया हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। रिचर्ड उसके हाथ पैर बांधकर मुंह पे टेप लगाकर उसी जगह पर लेकर जाता है जहां क्लेयर मरी पड़ी थी। फिर वो डैनियल के सामने बैठ जाता है और कहता है तुमने मुझे गधा समझा है क्या? तुम मुझे अच्छे बच्चे की तरह इमोशनल लेटर्स भेजोगे तो क्या मैं तुम्हें इनोसेंट मान लूंगा? पुलिस वाला हूँ मैं, समझे? मैंने तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम कातिल हो। हर पुलिस वाले के अंदर ऐसा इंट्यूशन होता है कि वे किसी को देखकर सेंस कर लेते हैं कि ये क्रिमिनल है या फिर नहीं। वैसे दोस्तों, अगर आपको ये क्वालिटी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि इनके अंदर ये स्किल नेचुरली होता है या फिर ट्रेनिंग में मिलती है। यहाँ रिचर्ड पूछता है तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? ओह सॉरी, तुम्हारे मुंह पे तो टेप लगा है, तुम कैसे पूछोगे? मैं बताता हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो। मैं तो पहले से जेल में सजा काट रहा था सर, फिर आपने मुझे रिहा क्यों करवाया, यही पूछना चाहते हो ना? वो इसीलिए बेटा कि मेरा डिपार्टमेंट तुम्हें अरेस्ट करके जेल भेज चुका था और मैं कुछ नहीं कर पाया। अपनी बेटी को खोकर मैं और मेरी पत्नी अपना चैन सुख सब कुछ खो बैठे थे, लेकिन तुम जेल में 3 वक्त का खाना खाकर मजे से रह रहे थे। तब मैंने गैब्रियल को इस केस में इन्वॉल्व करने का फैसला किया। हालांकि मैं जानता था कि उसने क्लेयर का कत्ल नहीं किया। अपना शक दूर करने के लिए मैंने गैब्रियल के डॉक्टर से बात की थी। तब मुझे पता चला कि गैब्रियल नपुंसक था और वो किसी के साथ यौन संबंध नहीं रख सकता, इसीलिए वो किसी को अब्यूज तो कर ही नहीं सकता था। तो मुझे 100% यकीन हो गया कि तुम ही क्लेयर के कातिल हो और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कैसे भी करके तुम्हें जेल से रिहा करवाऊंगा और फिर अपने हाथों से तुम्हारा खात्मा करूंगा। तुम्हारी किस्मत तो देखो, मेरे हाथों अपनी जान गंवाने के लिए तुमने खुद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर गेम खेला। बेवकूफ कहीं के। मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी। लेकिन तुम्हारी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। मेरे घर में आकर मुझसे कहते हो कि मेरी बेटी का कमरा देखना है। अब मैं तुम्हें तुम्हारा बेडरूम दिखाता हूँ। ये देख, 6 फीट खोद के रखा हुआ है मैंने। ये कहकर वो डैनियल को उस गड्ढे में जिंदा दफना देता है। कुछ दिन के बाद टीवी पर न्यूज आता है कि डैनियल, जो क्लेयर के कत्ल के केस में जेल में था और फिर रिहा हो गया, वो अब लापता है। ये सब देखकर एमिली की कुछ समझ में नहीं आता। तभी बाहर कार का हॉर्न बजता है और वो देखती है कि रिचर्ड उसको लेने आया है। रिचर्ड की आंखें उसे बता देती हैं कि जिस कुत्ते ने हमारी बेटी के साथ ऐसा किया, मैंने उसे मार डाला। एमिली समझ जाती है कि अब उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिल रही होगी और वो रिचर्ड के साथ चली जाती है। अब रिचर्ड के डिपार्टमेंट के इम्पोर्टेंट लोग जानते हैं कि रिचर्ड ने ही डैनियल को मार डाला, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताते। रिचर्ड अपनी बेटी की कब्र पर उसे श्रद्धांजलि दे रहा होता है। तभी उसका सीनियर ऑफिसर आकर कहता है कि जब से क्लेयर के साथ ये सब कुछ हुआ है, तुम एक रात भी चैन से नहीं सोए हो। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब तो तुमने उसके कातिल को भी अपने हाथों से खत्म कर दिया। कम से कम अब तो चैन की नींद सो जाओ। मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्लेयर भी मेरी ही बेटी जैसे थी। ये कहकर वो चला जाता है